दोस्तों, दीदी बिलियनर कहानी के एपिसोड नंबर 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये कहानी आपको हर रोज सुकून एफएम चैनल पर सुनने को मिलती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ से अपनी कहानी को देखते हैं और कौन सी जगह से आप आते हैं। और दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगती है तो लाइक जरूर कर दिया करो। चलिए शुरू करते हैं कहानी। मयूरी ने कृतिका की बात को सुन लिया था। वो राहुल की माँ को 15% शेयर देने वाली थी। तभी चेतन ने उसे बताया कि सिद्धार्थ मीटिंग में है। मयूरी उसके आलीशान ऑफिस में इंतजार करने लगी। वो उसके चमड़े की कुर्सी पर बैठकर गोल गोल घूमने लगी, बच्चों की तरह। तब ये गंभीर और कोमल आवाज गूंजी, क्या तुम्हें चक्कर नहीं आ रहा? ये आवाज सुनकर मयूरी ने आंखें खोली। सिद्धार्थ मीटिंग से लौट आया था। वो उसकी कुर्सी पर झुका और मयूरी के कान के बिल्कुल करीब आ गया, जिससे मयूरी की धड़कनें तेज हो गई। मयूरी ने खुद पर कंट्रोल करके कहा, सिद्धार्थ, मीटिंग खत्म हो गई? सिद्धार्थ ने झुककर उसे चूमने की कोशिश करके कहा, हम्म। लेकिन मयूरी ने उसे धक्का दे दिया। उसने घबरा कर कहा, तुम क्या कर रहे हो? आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, हनी, पहले तो तुम साथ दिखाने से डरती हो, अब सीधे मेरे कैबिन में आ गई। उसकी बात सुनकर मयूरी शर्मिंदा होकर सोफे की तरफ बढ़ गई। उसने मुस्कुरा कर कहा, आज मुझे मेरा पहला चेक मिला, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। ये कहते ही उसने ग्रे रंग की शर्ट निकालकर सिद्धार्थ को दिखाकर कहा, मुझे पता है कि तुम सिली हुई शर्ट पहनते हो, लेकिन तुम हर एक चीज में अच्छे लगते हो। उसकी बात सुनकर शर्ट देखकर सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। उसने एक्साइटमेंट दिखाकर कहा, चूंकि मेरी वाइफ ने इसे खरीदा इसलिए मैं इसे जरूर पहनूंगा। फिर उसकी नजर दूसरे बैग पर पड़ी। मयूरी ने उसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने अपनी उंगली डालकर एक गुलाबी स्टेप बाहर निकाल कर कहा, ये तुम्हारे पर्सनल गारमेंट है ना? उसकी हरकत देखकर मयूरी का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। तभी सिद्धार्थ ने उसके कान के पास फुसफुसा कर कहा, हनी, क्या इसका श्रेय मुझे मिलेगा? मयूरी ने उसे कोहनी मारकर शर्मा कर कहा, मजाक बंद करो। लेकिन वो खुद का संतुलन खो बैठी। सिद्धार्थ ने उसे गिरने से पहले ही अपनी मजबूत बाहों में थाम लिया और उसे अपनी तरफ खींच कर कहा, तुम किस लिए चिल्ला रही हो? क्या तुम मुझे कोई और पोज दिखाना चाहती हो? उसकी बात सुनकर मयूरी ने उसकी छाती में मुंह छिपा लिया। फिर उसने सिद्धार्थ से कहा, सिद्धार्थ, मेरी कमर मत छुओ, गुदगुदी होती है। वहीं सिद्धार्थ की आंखों में स्नेह उमड़ने लगा और मयूरी ने संघर्ष करना बंद कर दिया। धीरे से कहा, सिद्धार्थ, धन्यवाद। वहां का माहौल बहुत अंतरंग था। सिद्धार्थ की फिजिकल रिएक्शन स्पष्ट था, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल किया। तभी दरवाजा खुला। चेतन और मार्केटिंग मैनेजर अंदर आ गए। सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह गई। उनका देवता समान सीईओ अपनी वाइफ को बाहों में जकड़े हुए था। तभी सिद्धार्थ ने गुर्रा कर कहा, दरवाजा बंद करो। ये कहते हुए मयूरी को गोद में उठाकर अंदर बने रेस्ट रोक की तरफ ले गया। वही चेतन ने दरवाजा बंद किया। तभी मार्केटिंग मैनेजर सदमे से बड़बड़ा कर बोला, अरे, मैंने अभी क्या देख लिया? शिव ने उसे बाहों में भरा था। उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अंदर सिद्धार्थ ने मयूरी को बिस्तर पर लेटाया और जूते उतारने लगा। तभी मयूरी ने उससे पूछा, क्या तुम्हें काम नहीं करना? आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, काम नहीं, वाइफ ज्यादा जरूरी है। यह कहकर उसने अपने होठों को चूम लिया। एक लंबे मदहोश कर देने वाले किस के बाद मयूरी उसकी छाती पर बैठकर सिर रखकर लेट गई। उसकी धड़कनें बता रही थी वो कितनी प्रभावित है। तभी सिद्धार्थ ने उसके बालों को सहलाकर पूछा, मुझे बताओ, आज क्या हुआ? मयूरी ने मॉल और कॉफी की सारी घटना बताकर कहा, मुझे लगता है कि मैं हार गई हूँ। मेरी मेहनत सारी बेकार गई। वनीता खन्ना मान गई और वो अब जीत रही हैं। उसकी आवाज में निराशा थी। सिद्धार्थ ने उसका साथ अपने हाथ में लेकर कहा, मयूरी, तुमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन तुमने उनकी सबसे बड़ी कमजोरी पर वार नहीं किया। चोरों को पकड़ने के लिए पहले राजा को पकड़ना पड़ता है। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कहा, मतलब? सिद्धार्थ ने समझा कर कहा, तुम्हारे मम्मी पापा के तलाक का असली कारण तुम्हारे पापा तुम्हारी माँ से प्यार करते थे। अगर तुम्हारी दादी को सीढ़ियों से धक्का देने वाली घटना न होती तो वो तलाक नहीं देते। कृतिका ने इसी झूठ के सहारे तुम्हारे पापा को अपने वश में कर लिया है। उसकी बात सुनकर मयूरी की आंखें फैल गई। उसने दृढ़ता से कहा, मेरी माँ ने धक्का नहीं दिया, मुझे यकीन है कि कृतिका की चाल थी। सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर उसके गाल को चुटकी काट कर कहा, बस यही बात है, जाओ और इसकी जांच करो। कविशा या वनीता खन्ना से लड़ने में समय बर्बाद मत करो। अगर तुम दादी वाली घटना का सच सामने ला पाई तो धर्मपाल खुद कृतिका को छोड़ देंगे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने तुम्हारी माँ को छोड़ा। उसके बाद सुनकर मयूरी को अचानक दिशा मिल गई।
अब वो एक गलत फाइट कर रही थी। असली लड़ाई तो अतीत के उस झूठ को बेनकाब करने की थी। लेकिन तभी मयूरी ने चिंता जताकर कहा, लेकिन ये 3 साल पुरानी बात है, प्रूफ मिलना मुश्किल होगा। तभी सिद्धार्थ ने उसे अपनी बाहों में कसकर कहा, साहसपूर्वक अनुमान लगाना जीत की पहली सीढ़ी है। अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा रखो और मुझे चुटकी काटने दो। मयूरी ने उसका हाथ झटक दिया, लेकिन अगले ही दिल में उसकी एक नई उम्मीद और प्यार की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से कहा, बदमाश, और उसकी छाती में और भी गहराई में सिमट गई। सिद्धार्थ की मजबूत बाहों में मयूरी ने खुद को सुरक्षित महसूस कर लिया। तभी सिद्धार्थ ने मयूरी का चेहरा प्यार से थामा और मजाक में पूछा, मैं मदद करूं क्या?" मयूरी शर्म से लाल हो गई। सिद्धार्थ ने उसे गले लगाकर गंभीर स्वर में कहा, कृतिका चालाक है, अगर दादी वाली घटना की जांच कर रही है तो दादी को वापस ले आओ। उसका अपराध बोध उसे चैन से जीने नहीं देगा। मयूरी चौंक गई। उसने हैरान होकर कहा, पापा नहीं मानेंगे।" तभी सिद्धार्थ ने एक विजयी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें मेरी मदद चाहिए? मयूरी की आंखें चमक उठी। उसने धीरे से सिर हिलाकर कहा, हाँ। सिद्धार्थ ने कहा, तो बस देखो। तो उसकी बात सुनकर मयूरी खुशी से उछल पड़ी। वह इस बात को लेकर एक्साइटेड थी कि दादी वापस आ सकती थी। उसने सिद्धार्थ की आंखों में देखकर कहा, सिद्धार्थ, मैं राहुल और कविशा की शादी से पहले सच जानना चाहती हूँ। मैं कविशा को खन्ना परिवार में नहीं जाने दूंगी। उसकी यह बात सुनकर सिद्धार्थ चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा सवाल था। मयूरी समझ गई। उसने तुरंत सफाई देकर कहा, सिद्धार्थ, राहुल मेरा पास्ट है, ये मेरा बदला है, प्यार नहीं। आगे से सिद्धार्थ ने उसके सिर को चूम कर कहा, मुझे पता है, अब चुपचाप टेंशन फ्री होकर सो जाओ। मयूरी सिद्धार्थ के साथ लेट गई। वहीं जल्द ही वो उसकी बाहों में सो गई। सिद्धार्थ उसे देखता रहा। ये छोटा सा भूत कितना मासूम लग रहा था। उसने सोई हुई लड़की से धीरे से पूछा, मयूरी, क्या राहुल सचमुच तुम्हारे दिल में नहीं है? लेकिन मयूरी गहरी नींद में थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर में मयूरी की नींद खुली। सिद्धार्थ जा चुका था। तभी चेतन नाश्ते की ट्रे लेकर आया, ऑरेंज केक, हनी बिस्किट और उसकी पसंदीदा आइसक्रीम। नाश्ता देखते ही मयूरी मुस्कुरा दी। ये आदमी उसे कितने लाड प्यार कर रहा था। तभी उसको धर्मपाल का फोन आया। 3 साल बाद उसकी आवाज इतनी मीठी थी। उसने प्यार से मयूरी से पूछा, मयूरी, सुना है तुमने यंग मास्टर सिद्धार्थ के साथ डांस किया, तुम्हारा उनके साथ क्या रिश्ता है? मयूरी ने ताना मारकर कहा, आप क्या चाहते हैं? धर्मपाल ने बिना शर्म के कहा, अगर तुम्हारा उनके साथ रिश्ता है तो मेहरा परिवार को इसको फायदा होगा। आज रात यंग मास्टर सिद्धार्थ को डिनर पर बुलाओ। उसकी बात सुनकर मयूरी ने कड़वी हंसी हंसकर कहा, 3 साल से घर से बाहर रखने के बाद अब खाने का न्योता? सीधा मतलब बताओ। धर्मपाल ने बताया कि उसकी कंपनी को पैसा एक जमीन में फंस गया है और जो सिद्धार्थ की है। मयूरी समझ गई कि ये सब सिद्धार्थ का खेल था। उसने कोशिश करूंगी कहकर फोन काट दिया। शाम को सिद्धार्थ मयूरी को लेकर मेहरा हाउस पहुंचा। सूट बूट में वो आज किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। जब वो मेहरा विला पहुंचे तो दरवाजे पर कृतिका खड़ी थी, चेहरे पर बनावट लिए मुस्कान। तभी मयूरी ने सिद्धार्थ के कान में फुसफुसा कर कहा, यही है वो कृतिका आंटी, मेरे पापा की रखेल। वहीं उसकी बात सुनकर कृतिका का चेहरा उतर गया। तभी सिद्धार्थ ने धर्मपाल की तरफ देखकर कहा, आपके घर के हालात अजीब हैं। उसकी बात सुनकर धर्मपाल ने शर्मिंदा होकर कृतिका को किचन में भेज दिया। इसके बाद जब सिद्धार्थ और मयूरी अंदर आई, अंदर राहुल और कविशा बैठे थे। कविशा की नजरें सिद्धार्थ पर टिक गई। वो इतना शानदार कि राहुल उसके सामने फीका लग रहा था। उसे जलन हुई कि मयूरी को ऐसा आदमी कैसे मिल गया। तभी कृतिका चाय लेकर आई। उसने 3 कप परोसे, सिद्धार्थ, राहुल और धर्मपाल को, मयूरी को नहीं। ये देखकर सिद्धार्थ ने मयूरी से पूछा, मयूरी, तुम क्या पीना चाहती हो? सिद्धार्थ को ऐसे चिंता करते देखकर सब दंग रह गए। सिद्धार्थ का मयूरी को इतना इंपॉर्टेंस देना सबके लिए चौंकाने वाला था। तभी मयूरी ने कविशा की तरफ देखकर कहा, कविशा, मुझे तुम्हारे हाथ की गुलाबी की चाय चाहिए, 3 चम्मच चीनी के साथ। वहीं कविशा गुस्से से उबल रही थी, लेकिन धर्मपाल के डर से चाय बनाने वाली बन गई थी। वो जानबूझकर खोलती हुई चाय लाई ताकि मयूरी का मुंह जल जाए। कविशा ने कप मयूरी की तरफ बढ़ाकर कहा, लीजिए दीदी। तभी मयूरी को पुरानी यादें ताजा हो गई। कैसे कविशा ने दादी के जन्मदिन पर चाय का नाटक किया था। मयूरी ने एक बार फिर हाथ घुमाया और कप कविशा पर गिरा दिया। कविशा एक कदम से चीखी। आगे से मयूरी ने सॉरी कहा, लेकिन तभी राहुल ने चिल्लाकर कहा, क्या कर रही हो मयूरी? लेकिन तभी सिद्धार्थ ने शांति से कहा, सी राहुल, ये बस एक कप चाय है। मयूरी ने माफी मांग ली, इतना शोर क्यों है?
वहीं धर्मपाल ने तुरंत सुर बदल कर कहा, हाँ हाँ, बस छोटी सी बात है। कविशा का हाथ जल गया था, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। तभी मयूरी ने जले पर नमक छिड़क कर कहा, कविशा, तुम्हें पता है मुझे ठंडी चाय पसंद है। तुमने इतनी गर्म चाय क्यों बनाई? शुक्र है तुम पर गिरी, वरना मुझे लगता तुम्हारी नीयत खराब थी। कविशा और कृतिका अपमान का घूंट पीकर रह गई। मयूरी ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा, वहां प्रशंसा थी। वो समझ गया था कि उसका साथ दे रहा है। वहीं किचन में कृतिका कविशा के हाथ पर मरहम लगा रही थी। तभी कविशा ने उससे पूछा, माँ, मयूरी को यंग मास्टर सिद्धार्थ कैसे मिल गए? वो रो रही थी और दर्द से ज्यादा उसको मयूरी से जलन हो रही थी। तभी कृतिका ने उसे सांत्वना देकर कहा, वो बस उसके साथ खेल रहे हैं। गुलेरिया परिवार मयूरी जैसी लड़की को कभी स्वीकार नहीं करेगा। तुम बस राहुल से इस शादी पर ध्यान दो। तभी उसने मयूरी की आवाज सुनाई दी, तुम दोनों फिर से सपने देख रही हो। मयूरी किचन के दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। मयूरी को देखकर कविशा भड़क गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी मयूरी ने ताना मारकर कहा, कृतिका आंटी, आपकी मदद के लिए आज कोई नहीं आया। कैसा लगा आपको? तभी कृतिका ने व्यंग करके कहा, तुम्हें गर्व है कि तुम एक आदमी के सहारे पर जी रही हो? उसकी बात सुनकर मयूरी हंस पड़ी। उसने हंसकर कहा, मैंने ये हुनर तो आपसे ही सीखा है, लेकिन फर्क क्या है? मेरे आदमी ने सबको झुका दिया और तुम्हारे राहुल धर्मपाल कायर बन गए। यंग मास्टर सिद्धार्थ को पाना मेरी उपलब्धि है। कविशा, अगर दम है तो उन्हें पाकर दिखाओ, लेकिन पहले आईने में अपनी शक्ल जरूर देख लेना। उसकी बात सुनकर कृतिका का चेहरा बिगड़ गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, मयूरी, गुलेरिया परिवार की बहू बनने के सपने छोड़ दो। लेकिन आगे से मयूरी ने उन्हें मुस्कुराकर चिढ़ाया और शान से बाहर निकल गई। तभी मयूरी को राहुल का पुराना मजाक याद आया। वो कृतिका की हताशा देखकर हंस पड़ी। उसने हंसकर कहा, कृतिका आंटी, क्या 20 साल पहले आपने ये सोचा था कि आज मैं शान से बैठी हूँ और आप किचन में छिपी हैं? क्या यही आपकी साजिश थी? तभी कृतिका ने गुस्से में हाथ उठाया, लेकिन मयूरी ने उसे बीच में रोक कर कहा, मुझे मारने से पहले सोच लो। अगर धर्मपाल का और नुकसान हुआ तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुनकर कृतिका ठिठक गई। वो जानती थी कि मयूरी बिल्कुल सही कह रही है। तभी रात के खाने पर धर्मपाल ने सिद्धार्थ को मनाने की कोशिश करके कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आप हमारी कंपनी को जमीन का अधिकार वापस दे दीजिए, वरना हम दिवालिया हो जाएंगे। मयूरी को भी दुख होगा। लेकिन तभी मयूरी ने मन ही मन ताना मारकर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी सिद्धार्थ ने शांत भाव से उसकी बात का जवाब देकर कहा, कल मेरा सेक्रेटरी आपसे बात करेगा। उसकी बात सुनकर धर्मपाल खुश हो गया। लेकिन तभी मयूरी ने अपना दांव खेल कर कहा, मैं कुछ समय के लिए दादी को देखभाल करना चाहती हूँ और उनको अपने साथ लेकर जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी कृतिका ने चिल्लाकर कहा, नहीं, दादी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसको डर था कि मयूरी को कुछ पता न चल जाए। तभी मयूरी ने धर्मपाल को घूर कर कहा, क्या आप सचमुच मुझे रोकना चाहते हैं? उसकी बात सुनकर धर्मपाल पसीने पसीने हो गया। तभी सिद्धार्थ ने बस इतना ही कहा, मयूरी, चलो चलते हैं। उसका ये कदम धर्मपाल के लिए चेतावनी थी। इसलिए धर्मपाल ने हार मानकर कहा, ठीक है मयूरी, तुम दादी को लेकर जा सकती हो। तभी खाना खाते समय एक और तमाशा हुआ। धर्मपाल ने मशरूम परोसे, लेकिन तभी राहुल ने बीच में बोल पड़ा, मयूरी को इससे तो एलर्जी है। उसकी बात सुनते ही मयूरी ने सिद्धार्थ की तरफ देखकर शरारती मुस्कान देकर कहा, सिद्धार्थ, ये मेरे जीजा हैं, हम परिवार हैं। खाने के बाद मयूरी दादी के पास गई। दादी पियानो बजा रही थी। मयूरी ने उन्हें गले लगाकर कहा, दादी कैसी हैं आप? मैं आपको लेने आई हूँ। क्या आप मेरे साथ चलेंगी? उसकी बात सुनकर दादी खुश हो गई। उसने खुश होकर कहा, ओ नन्ही मयूरी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तभी कृतिका और कविशा वहां आ धमकी। उन्होंने मयूरी को रोक कर कहा, दादी कहीं नहीं जाएगी। इसी के साथ उनके बीच बहस छिड़ गई। तभी दादी ने कविशा को काटना चाहा। धक्का मुक्की में मयूरी गिरने वाली थी। अचानक राहुल ने उसे थाम लिया। खुद जमीन पर गिर गया। उसका सिर मेज से टकराया और खून बहने लगा। मयूरी घबरा गई। उसने राहुल से पूछा, राहुल, क्या तुम ठीक हो? उसकी आंखों में एक आंसू गिर पड़ा। राहुल ने उस आंसू को देखा और भावुक हो गया। उसने धीरे से कहा, मयूरी, रो मत। तभी दरवाजे पर खड़े सिद्धार्थ ने यह सब देख लिया। उसकी आंखों में उदासी थी और वो चुपचाप वहां से चला गया। मयूरी ने दादी को समझाया, लेकिन दादी जिद पर अड़ी थी। उन्होंने मयूरी से कहा, राहुल ही तुम्हारा है। वहीं मयूरी ने सिद्धार्थ को जाते देख लिया था। उसका दिल बैठ गया। तभी बाहर जाकर राहुल ने सिद्धार्थ को रोक कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा। जरूर बताइए। राहुल ने अपनी पुरानी यादें उधेड़ी। उसने सिद्धार्थ से कहा, हम 20 साल से साथ थे। उसका पहला पीरियड, उसकी मुस्कान, सब मेरे साथ थी। वो मेरे लिए रोई थी, देखा आपने। आप सिर्फ उसके अकेलेपन का सहारा हैं, मेरे सब्स्टिट्यूट हैं। सिद्धार्थ ने शांत भाव से सुना। उसने हल्के से मुस्कुराकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, अगर ऐसा ही भी है तो मुझे मंजूर है। लेकिन राहुल, वो पास्ट में तुम्हारी थी, प्रेजेंट और फ्यूचर में वो मेरी है। इतने सालों के लिए मेरी वाइफ का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। उसकी ये बात सुनकर राहुल जल भुन गया। तभी मयूरी वहां आ गई और उसने सिद्धार्थ का हाथ थाम कर कहा, सिद्धार्थ चलो चलें। उसने राहुल की तरफ देखा तक नहीं। राहुल को अब एहसास हो गया कि वो उसे अब खो चुका है। इसके बाद सिद्धार्थ ने मयूरी का साथ कमरे में ले गया और वहां 18 साल तक रही थी, जहां का इंटीरियर एक लड़की की कोमलता बयां कर रहा था। तभी वहां अलमारी में रखे 18 उपहारों को देखकर उसे समझ आ गया कि हर साल राहुल ने बर्थडे पर गिफ्ट किए होंगे। तभी उसका ध्यान एक म्यूजिक बॉक्स पर गया, जिस पर R&M राहुल और मयूरी के नाम खुदे थे। सिद्धार्थ उसको सुनने के लिए खोलने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी मयूरी ने उसका रास्ता रोक कर कहा, मत सुनो उसे। सिद्धार्थ ने कोमल मुस्कान के साथ पूछा, क्या ये राहुल की तरफ से है? मयूरी ने झूठ बोलकर कहा, नहीं। तभी सिद्धार्थ ने सिगरेट जलाई। धुआं छोड़कर उसने कहा, गिफ्ट तो सिर्फ गिफ्ट होते हैं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर मयूरी की घबराहट हो गई और वो उसके पास गई। उसने धीरे से कहा, सिद्धार्थ नाराज मत हो। राहुल ने मुझे बचाया था, इसलिए मैंने उसे सहारा दिया। मेरा उसे कोई लेना देना नहीं। और तुम्हें बुरा न लगे, मैंने सिर्फ इसलिए झूठ बोला। मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। सिद्धार्थ ने अनिश्चित से कहा, ठीक है। कल और खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। तभी मयूरी ने उसे पीछे से गले लगाया। माफ करना, मुझसे नाराज मत होना। क्या मैं तुम्हें चूमूं? ये कहकर उसने सिद्धार्थ को किस किया। दोनों का किस इतना डीप था कि वो दोनों अपने आप में कंट्रोल नहीं कर पाए। मयूरी ने आज पूरी तरह से अपने आप को सिद्धार्थ को सौंप दिया। सिद्धार्थ भी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। यह सुनकर दरवाजे के बाहर खड़े राहुल का दिल टूट गया। उसने सोचा कि मयूरी मजबूर है, लेकिन वो तो अपनी मर्जी से सिद्धार्थ को चाहती थी। इस दुख के साथ राहुल वहां से चला गया और कविशा के साथ शराब पीने लगा। वहीं कमरे के अंदर मयूरी घर जाने की जिद कर रही थी। तभी सिद्धार्थ ने उससे कहा, ठीक है, कपड़े चेंज कर लो, मैं मुड़ जाता हूँ। गिरने की वजह से उसके कपड़े गीले हो गए थे। तभी मयूरी ने शिकायत करके कहा, मेरे कपड़े गीले हो गए, मैं कैसे उनको चीसी से चेंज करूं? तभी सिद्धार्थ मुड़ा और मयूरी के नंगे हाथों पर लाइव बाइट्स देखकर उसकी आंखें काली पड़ गई। वो खुद को रोक नहीं पाया और उसने मयूरी से कहा, मैं नए कपड़े लाता हूँ। ये कहते हुए वो चला गया। मयूरी ने अपनी गीली कमीज और जैकेट पहन ली। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मयूरी ने सोचा कि सिद्धार्थ है, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर राहुल खड़ा था। वो जबरदस्ती अंदर घुस आया। राहुल ने कमरे को और मयूरी को हालात को देखकर अंदाजा लगाकर कहा, तुमने सिद्धार्थ के साथ? आगे से मयूरी ने ठंडे स्वर में कहा, हाँ, जो दिख रहा है उस पर विश्वास करो। तभी राहुल ने उसे जबरदस्ती गले लगा लिया और चूमने की कोशिश करके कहा, तुम मुझसे प्यार करती हो मयूरी। मयूरी उसको खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। तभी दरवाजा खुला। सिद्धार्थ वहां खड़ा था, हाथ में कपड़ों का थैला लिए। उसकी उपस्थिति प्रभावशाली और खतरनाक थी। सिद्धार्थ ने आदेश देकर कहा, उसे छोड़ दो। लेकिन शराब के नशे में धुत राहुल ने उसको ताना मारकर कहा, 2 महीने का ये रिश्ता तुम्हारा हमारे 20 साल के प्यार का मुकाबला करेगा क्या? तभी आगे से सिद्धार्थ ने बिना एक शब्द कहे राहुल के नाक पर जोरदार मुक्का मारा। राहुल धड़ाम से गिर गया। इसके बाद सिद्धार्थ ने शांत भाव से मयूरी को कपड़े देकर कहा, चेंज कर लो, फिर हम घर चलते हैं। मयूरी ने कपड़े चेंज किए और फिर दोनों वापस अपने घर लौट गए। घर लौटकर भी माहौल तनावपूर्ण था। सिद्धार्थ ने मयूरी को गाड़ी से बाहर निकलने को कहा। तभी मयूरी ने नखरा दिखाकर कहा, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने आह भरी और उसे गोद में उठा लिया, जिससे मयूरी का गुस्सा पिघल गया। उसने अपना सिर उसकी छाती पर रख दिया। बेडरूम की सिद्धार्थ ने उसको नहाने के लिए पानी तैयार किया। फिर उसको शरारत भरी नजरों से देखकर कहा, अब तुम्हारे कपड़े उतार दूं? आगे से मयूरी ने गुस्से में कहा, नहीं। और वो सिद्धार्थ बाहर दीवार से टिक गया। उसे पछतावा हो रहा था, आज उसने अपना कंट्रोल खो दिया था। मयूरी के साथ वो सब किया जिसके लिए वो तैयार नहीं थी। वो उसे सुरक्षित रखना चाहता था, लेकिन उसने उसे ही आहत कर दिया। अंदर से मयूरी के कराहने की आवाज आई। पानी और साबुन उसके घावों और लव बाइट्स पर लग रहे थे। तभी मयूरी ने चिल्ला कर कहा,
ये सब तुम्हारी गलती है, सिद्धार्थ ने दरवाजे के बाहर से कहा। हाँ, मेरी गलती है। अब मैं तुम्हें कभी हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है? और ये कहकर वो वहां से चला गया। अंदर मयूरी ने पानी पर हाथ मारकर कहा, राक्षस अब कह रहा है कि हाथ नहीं लगाएगा। उसे गुस्सा भी आया और निराशा भी। मयूरी नहाकर बाहर निकली और अपने बिस्तर में जाकर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो सिद्धार्थ जा चुका था। मयूरी उदास थी, उसे लगा सिद्धार्थ उससे ऊब गया है। तभी चेतन, उसकी माँ चंचल को लेकर वहां आया। चंचल ने मयूरी से कहा, मयूरी, सिद्धार्थ ने मुझे बुलाया है। उसने दादी के लिए लंदन से डॉक्टर भी बुलाया। वो चाहता है कि हम सब साथ रहें। उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल भर आया। कल रात की लड़ाई के बावजूद सिद्धार्थ ने उसकी खुशी का पूरा इंतजाम कर दिया। वो सिर्फ तन का भूखा नहीं था, वो वाकई उसकी परवाह करता था। इसके बाद अपनी माँ से बात करते हुए मयूरी ने उनसे पूछा, माँ, 3 साल पहले क्या हुआ था? चंचल ने याद करके उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं और दादी सीढ़ियों पर थे। दादी ठीक थी, फिर अचानक उन्हें चक्कर आया, वो गिर गई। ये देख के नौकरानी ने झूठ बोला कि मैंने उन्हें धक्का दिया, और तुम्हारे पापा ने इस बात को लेकर मुझे डाइवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी बात सुनकर मयूरी सोच में पड़ गई। दादी को अचानक चक्कर क्यों आया? क्या ये कोई बीमारी थी या किसी ने उन्हें कोई दवा दी? सच्चाई की परतें अब खुलने वाली थी। तभी सिद्धार्थ घर लौटकर रूम में चला गया। मयूरी जानती थी कि वो नाराज है। उसने उसे मनाने के लिए एक पीला स्लीपिंग गाउन पहना, जो उसकी सुंदरता को और निखार रहा था। वो उसके पास गई और मुस्कुराकर पूछा, सिद्धार्थ, तुम घर आ गए? सिद्धार्थ ने उसे देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो हमेशा वाली चमक नहीं थी। उसकी हालात देखकर मयूरी ने उससे पूछा, तुमने शराब पी है? सिद्धार्थ ने कहा, ज्यादा नहीं, बस थोड़ी सी। तभी मयूरी ने रिझाने की कोशिश करके कहा, मैं तुम्हारे लिए नूडल्स बना दूं। सिद्धार्थ ने ठंडे स्वर में कहा, अपने कमरे में जाओ और पैंट पहन लो। क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही? ये कहते वो स्टडी रूम में चला गया और नहाने लगा। उसकी बात सुनकर मयूरी सन रह गई। उसने इतनी तैयारी की थी और उसने उसे बस ऐसे ही झिझक दिया। मयूरी को गुस्सा आया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो स्टडी रूम की तरफ चली गई। दरवाजा थोड़ा खुला था। उसने अंदर झांका। सिद्धार्थ अभी नहाकर निकला था। उसकी शर्ट के बटन खुले थे और उसके सिक्स पैक एब्स चमक रहे थे। वो बहुत आकर्षक लग रहे थे। उसकी यह हॉटनेस देखकर मयूरी का चेहरा लाल हो गया। वो वहां खड़ी उसे निहारती रही। तभी सिद्धार्थ की नजर उस पर पड़ गई। उसकी आंखों में एक पल के लिए इच्छा जागी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने मयूरी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसकी आवाज भारी थी। तभी मयूरी अंदर गई और दरवाजा बंद कर दिया। वो उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें खुश करना चाहती थी, लेकिन तुम मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। तभी सिद्धार्थ ने आंख भरकर कहा, मयूरी, मैं नाराज नहीं हूं, मैं बस। लेकिन मयूरी ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया। उसने अपने पंजों पर खड़े होकर उसको होठों को चूम लिया। सिद्धार्थ का संयम टूट गया। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया और फिर किसके जवाब दिया। उसने फुसफुसा कर कहा, तुम सचमुच एक मुसीबत हो। आगे से मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी मुसीबत हूँ। तभी सिद्धार्थ ने उसे गले लगा लिया। सारी गलतफहमी और दूरियां उस पल में मिट गई। मयूरी चुपचाप कमरे में निकल जाना चाहती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे उसके कांपते हुए छोटे हाथ ने दरवाजे का हैंडल छोड़ा, एक हल्की सी चरमराहट ने सन्नाटे को तोड़ दिया। स्टडी रूम में बैठा वो शख्स बिजली की स्पीड से मुड़ा और उसकी ऑब्सिडियन जैसी चमकदार आंखों में गहरा समंदर था, जिसमें झांकना और डूबना दोनों ही खतरनाक थे। मयूरी के लिए अब न तो जाना आसान था, न ही रुकना। वो रंगे हाथों पकड़ी गई थी। वो अपनी घबराहट छुपाकर हंसी और दरवाजे की दरार में अपना हाथ हिलाकर कहा, हाय, क्या कोइंसिडेंस है। उसके ये हालात देखकर सिद्धार्थ के सुंदर और सौम्य चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो अपनी कुर्सी से उठा और अपने लंबे कदमों की तरफ बढ़ गया। उसका आकर्षक और गठीला शरीर अब दरवाजे के सामने एक दीवार की तरह खड़ा था। उसने दरवाजे के हैंडल पर अपना हाथ रखकर कहा, तुम बिस्तर पर क्यों नहीं हो? यहाँ क्या कर रही हो? मयूरी, जो पहले ही असहज थी, अब उसके इतने करीब होने से और भी घबरा गई। वो उससे महज 1 मीटर दूर था। क्या उसे डर था कि वो घर में चोरी करेगी? उसने झूठ बोलकर कहा, मैं तुम्हें देख रही थी। हालांकि पूरी रात उसने उसकी बातों को अनसुना किया था। सिद्धार्थ ने अपनी तीखी भौहें उठाई और शांत भाव से कहा, ठीक है, अब तुम देख चुकी हो, अब वापस जाकर सो जाओ। वो दरवाजा बंद करने ही वाला था, तभी मयूरी ने फुर्ती से अपना पैर बीच में अड़ा दिया। एक बिल्ली की तरह कमरे में फिसल गई। सिद्धार्थ की आवाज भारी हो गई। उसने मयूरी से कहा, मयूरी, तुम क्या करना चाहती हो? मयूरी ने अड़ियल रवैया अपनाकर तीखे स्वर में कहा,
मुझे नींद नहीं आ रही। तुमने कल रात मुझे बहुत तकलीफ दी। सिद्धार्थ ने दरवाजा बंद किया और संजीदगी से पूछा, कहाँ दर्द हो रहा है मुझे बताओ। तुम्हारी तबीयत अब ठीक नहीं है? क्यों ना मैं डॉक्टर को बुला लूं? तुम्हारी दवा का समय हो गया है। तबे मयूरी ने बात बदली, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे बोलने तक नहीं दिया। उसने मयूरी के पजामे का कॉलर पकड़ा और उसे एक नन्हे चूजे की तरह उठाकर बाहर निकाल दिया। इसके बाद दरवाजा चटक से बंद हो गया। मयूरी अवाक रह गई। उसने बंद दरवाजे को घूरा और कसम खाई, सिद्धार्थ, आज तुमने मेरे प्यार को इग्नोर किया। कल मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हो जाऊं। अगली सुबह सेट पर मयूरी की आंखों में नीचे काले घेरे साफ बता रहे थे कि रात भर सिद्धार्थ को कम से कम 800 बार कोसा होगा। अब उसकी दोस्त मधु ने उसके हालात देखकर पूछा, मयूरी, क्या यंग मास्टर सिद्धार्थ से तुम्हारी लड़ाई हुई? मयूरी ने होठ सिकोड़ कर कहा, हाँ, लेकिन मेरी गलती थी। मधु ने उसे समझा कर कहा, मयूरी, अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो जाओ और उन्हें मनाओ। सिद्धार्थ जैसे रसूखदार आदमी को रिझाने की कितनी लड़कियां कतार में हैं। तुम तो उनकी वाइफ हो। क्या तुम चाहती हो कि कोई और तुम्हें उनसे छीन ले? मधु की बातों ने मयूरी के दिमाग की बत्ती जला दी। भले ही पिछली रात सिद्धार्थ ने हदें पार कर दी, लेकिन वो उसे पसंद करती थी। उसे अपने पति का दिल जीतने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना था। शाम को शूटिंग खत्म होते ही ड्राइवर को गुलेरिया किंग होटल की तरफ चलने का ऑर्डर दिया। रिसेप्शन पर पहुंचते ही उसे झटका लगा। रिसेप्शनिस्ट ने उसको सिद्धार्थ के बारे में बताकर कहा, मिसेज प्रेसिडेंट, सर तो एक बिजनेस डिनर के लिए निकल चुके हैं। क्या आपको नहीं पता? हम डिनर में एक फीमेल पार्टनर की जरूरत होती है। तभी रिसेप्शनिस्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो चुप हो गई। वहीं उसकी बात सुनकर मयूरी का दिल बैठ गया। उसने मन ही मन में कहा, डिनर पार्टी, और साथ में कौन सी लड़की हो सकती है? उसने तुरंत ड्राइवर को डिनर पार्टी के एड्रेस पर चलने को कहा। वहां पहुंचे तो वहां सिक्योरिटी बड़ी कड़ी थी। गार्ड ने मयूरी को रोक कर कहा, मैडम, बिना इनविटेशन कार्ड के आप अंदर नहीं जा सकती। आगे से मयूरी ने अपनी मासूम आंखों से सहारा लेकर कहा, गार्ड साहब, मेरा पार्टनर अंदर है, मुझे देर हो रही है, प्लीज जाने दीजिए। लेकिन गार्ड टस से मस नहीं हुआ। तभी किसी ने गार्ड को आवाज दी। मौका पाकर मयूरी गार्ड को चकमा देकर अंदर भाग गई। हॉल की भव्यता के बीच सिद्धार्थ को ढूंढना मुश्किल नहीं था। डूबते सूरज की गोल्डन रोशनी में वो किसी ग्रीक देवता सा चमक रहा था। लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके बगल में पिंक ड्रेस की एक 20 साल की लड़की खड़ी थी। उसका नाम अंशिका था। वो दोनों एक साथ इतने अच्छे लग रहे थे कि मयूरी के कदम वहीं जम गई। तभी पीछे से गार्ड ने उसे पकड़ लिया। उसने मयूरी को बाहर जाने का इशारा करके कहा, मैडम, आप यहाँ नहीं रुक सकती। खींचतान में मयूरी के कार्डिगन का बटन टूट गया और उसका बायां कंधा सबके सामने उधर गया। यह देखकर हॉल में सन्नाटा छा गया। फिर भीड़ में फुसफुसाहटें शुरू हो गई। किसी ने उसको पहचान कर कहा, अरे ये तो मयूरी है, लेकिन वो इतनी दयनीय हालात में क्यों है? वहीं मयूरी ने खुद को ढकने की कोशिश की, लेकिन गार्ड की पकड़ मजबूत थी। तभी उसकी नजरें सिद्धार्थ से मिली। उसकी आंखें रात की ठंडक से ज्यादा सर्द थी और वो बस देख रहा था। उसने मदद के लिए एक उंगली भी नहीं उठाई। तभी एक जानी पहचानी आवाज आई, दीदी। कविशा वहां आ पहुंची थी। उसने मयूरी का हाथ पकड़कर गार्ड को डांट कर कहा, ये मेरी बहन है, इसे छोड़ दो। वहीं सिद्धार्थ की घूरती हुई नजर ने गार्ड की रूह कपा दी। उसने तुरंत मयूरी को छोड़ दिया। मयूरी ने अपने कपड़े ठीक किए और उसे कविशा के एहसान की जरूरत नहीं थी। लेकिन आज वो लाचार थी। तभी कविशा ने मौका नहीं छोड़ा। उसने मयूरी को चिढ़ा कर कहा, दीदी, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम अकेले आई हो? यहाँ तो सिर्फ रईस लोग ही आते हैं। आगे से मयूरी ने पलटवार करके कहा, हाँ, मेहरा परिवार का इनविटेशन तो 3 साल पहले तुम ही चुरा ले गई। जाहिर है दावत में सिर्फ तुम्हें ही बुलाया गया होगा। उसकी बात सुनकर कविशा का चेहरा पीला पड़ गया। लेकिन उसने जल्द से खुद को संभाल कर कहा, वैसे दीदी, कल मेरी और राहुल की शादी की तारीख तय हो गई। तुम्हें हमारी ग्रैंड वेडिंग में जरूर आना होगा। तभी मयूरी के पास की मेज पर एक वाइन का ग्लास उठाया और मुस्कुराई, जरूर, मैं अपनी बहन को आशीर्वाद देने जरूर आऊंगी। तभी कविशा ने एक और वार करके कहा, वैसे दीदी, सिद्धार्थ के साथ वो लड़की कौन है? क्या वो उनकी नई गर्लफ्रेंड है? क्या तुम इतनी जल्दी उनकी नजरों से गिर गई? उसकी बात सुनकर मयूरी ने वाइन का ग्लास घूट पड़ा और लापरवाही से कहा, अगर कविशा ऐसा कहती है तो वैसे कुछ दिन पहले जब तुम्हारे मंगेतर राहुल ने मुझे बचाया था, मैं उन्हें धन्यवाद देना भूल गई थी। उनके सिर में चोट कैसी है? आखिरकार उन्होंने मेरे लिए खून बहाया था। कविशा के पास अब कोई जवाब नहीं था। मयूरी ने उसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ गई। चलो, मैं यंग मास्टर सिद्धार्थ के साथ टोस्ट करने जा रही हूँ। हिम्मत है तो मेरे पीछे आओ। ये कहते हुए मयूरी सिद्धार्थ और अंशिका के पास पहुंची। उसने उनको बीच में ही टोक कर कहा, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आपके लिए एक टोस्ट।
सिद्धार्थ का चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी हलचल थी। तभी उसके पास खड़े एक अन्य व्यक्ति ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, मिस मयूरी, ये टोस्ट किस खुशी में? मयूरी ने अंशिका की तरफ इशारा किया और उसकी बात का जवाब देकर कहा, मैं यंग मास्टर सिद्धार्थ को बधाई देने आई हूँ कि उनकी बाहों में इतनी खूबसूरत लड़की है। उसकी बात सुनकर वहां मौजूद मर्द हंस पड़े। वहीं अंशिका शर्मा गई। तब एक यंग बिजनेसमैन ने मयूरी से पूछा, और आप मिस मयूरी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? उसका सवाल सुनकर मयूरी ने एक पल के लिए सोचा और मासूमियत से कहा, बेशक चाहने वाले तो बहुत हैं, लेकिन मुझे एक लड़का पसंद है। मैं आज उसे घर लेकर जाना चाहती थी, लेकिन लगता है उसे इसकी जरूरत नहीं। ये कहते हुए उसने सिद्धार्थ की तरफ एक तिरछी नजर डाली और पूरी वाइन एक सांस में पी गई। इसके बाद उसने सिद्धार्थ की तरफ देखकर निराशा भरी मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू यंग मास्टर सिद्धार्थ, आखिर हम दोस्त जो हैं। ये कहते हुए मुड़ी और तेजी से वहां से निकल गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। तभी अचानक पीछे से एक आवाज आई, सावधान। इससे पहले कि मयूरी संभाल पाती, सिद्धार्थ जो उसके ठीक पीछे चल रहा था, उससे टकराया और मयूरी के हाथों का खाली गिलास सिद्धार्थ के काले सूट पर जा गिरा। ये देखते ही कविशा दौड़कर वहां आई और उसे ने चिंता भरे स्वर में पूछा, ओ माय गॉड यंग मास्टर, क्या आप ठीक हैं? ये कहते हुए अपना पिंक रुमाल निकालकर सिद्धार्थ का सूट पहुंचने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे रोका नहीं। वो बस मयूरी को घूरता रहा। तभी एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कविशा के हाथ से रुमाल लेकर कहा, मैडम, ये मैं साफ कर दूंगा। इसके बाद सिद्धार्थ बिना कुछ कहे चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कविशा खुश थी कि कम से कम उसका रुमाल तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन मयूरी का दिल बेचैन था। सिद्धार्थ उसका पीछा क्यों कर रहा था? मयूरी भी दबे पांव चेंजिंग रूम की गैलरी में पहुंच गई। एक कमरे के बाहर से गुजरते हुए सिद्धार्थ की आवाज सुनाई दी, अंशिका मुझे जाने दो। सिद्धार्थ कह रहा था। आगे से अंशिका की आवाज आई, यंग मास्टर सिद्धार्थ, आप बहुत शरारती हैं। क्या घर पर आपकी पत्नी नहीं? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? सिद्धार्थ की आवाज में खिंच थी। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, उसका जिक्र मत करो। वो न छूने देती है न ही पास आने देती। एकदम लकड़ी के लट्ठे की तरह। भला उसे कौन बर्दाश्त कर सकता है? ये बातें सुनकर मयूरी के पैरों तले की जमीन खिसक गई। लकड़ी का गट्ठा, और क्या उसे उसने कभी रोका? उस रात उसे दर्द हुआ, फिर भी उसने सब सहा क्योंकि वो उसे खुश देखना चाहती थी। और आज वो उसके सामने ऐसी बातें कर रहा था। आंसू की धार के साथ वो बाहर निकली। मोड़ पर किसी से टकरा गए। वो राहुल था। राहुल ने हैरान होकर पूछा, तुम रो क्यों रही हो? लेकिन आगे से मयूरी ने चिल्लाकर कहा, हटो मेरे रास्ते से। लेकिन तभी राहुल ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने मयूरी से पूछा, क्या सिद्धार्थ ने तुम्हें छोड़ दिया? मैं जानता था कि वो तुम्हें खुश नहीं रख पाएगा। आगे से मयूरी ने झटके में अपना हाथ छुड़ा कर कहा, हाँ मैं दुखी हूं, मैं रो रही हूं। खुश हो जाओ तुम, लेकिन याद रखना मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ। हाँ, मुझे उसे प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर राहुल सन रह गया। तभी मयूरी ने उसे धक्का दिया और बाहर की तरफ दौड़ी। आंसुओं के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हॉल के दरवाजे पर वो लड़खड़ाई और जमीन पर गिर पड़ी। उसको ऐसा गिरता देखकर भीड़ इकट्ठा हो गई। वो उठने की कोशिश कर रही थी। उसे अपने कंधों पर दो मजबूत हाथों का गर्माहट महसूस हुआ। तभी एक नाराज और जानी पहचानी आवाज गूंजी। उसने मयूरी से पूछा, मयूरी, क्या तुम्हारा तमाशा खत्म हो गया? मयूरी ने भीगी पलकों से ऊपर देखा। सिद्धार्थ उसके सामने उकड़ो बैठा था। उसने अब हरे रंग की शर्ट पहनी थी, टाई गले में लटकी थी और चेहरे पर वही अकड़ थी। तमाशा, यह शब्द मयूरी के अंदर तक भाग को भड़का गया। उसने अपना सारा दर्द और गुस्सा अपनी हथेली में समटा और चटाक पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि हवा भी जैसे जम गई। मयूरी ने सिद्धार्थ को थप्पड़ मार दिया था। सिद्धार्थ का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। 3 सेकंड बाद वो धीरे से मयूरी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखों में अब तूफान उमड़ रहा था। उसने मयूरी से पूछा, वजह क्या है? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? उसकी आवाज बड़ी शांत और खतरनाक थी। मयूरी की नाक लाल थी और उसने हिचकियों के बीच चिल्लाकर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वजह पूछने की? थोड़ी देर पहले चेंजिंग रूम में तुम क्या बकवास कर रहे थे? लकड़ी का लट्ठा। मैं तुम्हें बताऊंगी कि लकड़ी का लट्ठा किसे कहते हैं। उसका गुस्सा, प्यार और उसका अपमान सब एक पल में बाहर आ गया। सिद्धार्थ बस उसे देखता रह गया। सिद्धार्थ ने मयूरी की बात को बीच में ही काट दिया। उसने अपनी ठंडी निगाहें डिनर पार्टी के ऑर्गेनाइज पर गड़ा दी। उसको ऑर्डर देकर कहा, आओ और इसे बताओ कि मैं चेंजिंग रूम में क्या कर रहा था। ऑर्गेनाइजर के पैर कांप रहे थे। उसने लड़खड़ाती जबान में कहा, मिस मयूरी, यंग मास्टर सिद्धार्थ सिर्फ कपड़े बदल रहे थे। मैं बाहर पहरा दे रहा था। तभी मयूरी ने चीख कर आरोप लगाकर कहा, झूठे, तुम पहले अंशिका के साथ थे। उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। सिद्धार्थ ने उसका भीगा हुआ चेहरा अपनी तरफ घुमा दिया। उसकी खुरदरी उंगलियों ने मयूरी के गालों पर आंसू पोंछे, लेकिन उसमें नरमी नहीं थी।
मयूरी ने अपना सिर झटका, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे अपनी छाती से लगा लिया। उस परफ्यूम की जानी पहचानी महक ने मयूरी को घेर लिया था। सिद्धार्थ ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, किस कमरे में देखा तुमने मुझे? मुझे रूम नंबर बताओ, मैं फुटेज मंगवा लूंगा। और कौन, अंशिका? अगर मैं कहूं कि मैं उस लड़की को जानता तक नहीं, तो क्या तुम मुझ पर यकीन करोगी? मयूरी उसे धक्का देने कर अपना गाल फुलाकर बोली, अगर जानते नहीं तो वो तुम्हारे बगल में क्यों खड़ी थी? सिद्धार्थ ने उसे छोड़ा और खड़ा हो गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़ कर कहा, मैं इस पार्टी का होस्ट हूँ, यहाँ का बॉस। मैं किसी भी महिला साथी को साथ नहीं लाया। वंशिका मेरे बगल में खड़ी थी, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा उससे कोई वास्ता है। मयूरी, तुम अगर सच चाहती हो तो दूसरे मर्द तुम्हारा नंबर ले लें, तो मुझे साफ बता दो, तमाशा मत करो। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपनी टाई खींचकर जमीन पर फेंकी और गुस्से में वहां से चला गया। तभी मयूरी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ मत जाओ। वो उसके पीछे भाग गई। तभी अचानक ऊंची एड़ी पर सड़क किनारे एक गड्ढे में वो फंस गई। वो मुंह के बल गिरी। उसने चिल्लाकर कहा, ओह सिद्धार्थ, मेरे पैर में मोच आ गई, बहुत दर्द हो रहा है। उसको ऐसे चिल्लाता देखकर सिद्धार्थ की कदम रुक गए। वो कुछ पल संघर्ष करता रहा, फिर वापस लौटा। जमीन पर पड़ी मयूरी को देखकर उकड़ो बैठा और उसने मयूरी से पूछा, कहाँ लगी है? मयूरी ने उसे अपने छिले हुए हाथ दिखाकर कहा, मेरी हथेली में बहुत दर्द है। सिद्धार्थ ने उसके गंदे हाथों को साफ किया और उन पर धीरे से फूंक मारकर कहा, क्या अब दर्द ठीक है? मयूरी ने भीगी पलकों से उसे देखकर कहा, नहीं। वो अब भी जिद नहीं कर रही थी, बल्कि एक मासूम बिल्ली जैसी लग रही थी। सिद्धार्थ ने बिना कुछ कहे उसे अपनी बाहों में उठा लिया। मयूरी ने अपनी बाहों में उसे गले में डाल दी, उसका सिर उसके कंधे पर रख दिया और उसने धीरे से एक्सेप्ट करके कहा, मुझे मोच नहीं आई है, हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। सिद्धार्थ जानता था कि वो झूठ बोल रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। हॉल में बाहर लोग अवाक थे। जिस लड़की ने अभी सिद्धार्थ को थप्पड़ मारा, वो अब उसकी गोद में थी। यह नजारा उनकी समझ से परे था। दूसरी तरफ राहुल और कविशा लैम्बोर्गिनी के पास खड़े ये सब देख रहे थे। कविशा की आंखों में जलन साफ थी। तभी काले कपड़ों में एक हेल्पर उनके पास आया। उसने कविशा का गुलाबी रुमाल राहुल की तरफ बढ़ा दिया। हेल्पर ने स्पाट आवाज में कहा, प्रेसिडेंट राहुल, यंग मास्टर सिद्धार्थ ने यह आपको वापस देने का ऑर्डर किया है। एक लड़की का किसी दूसरे मर्द को अपना रुमाल देना, आप इसका मतलब समझते हैं ना? उसकी बात सुनकर राहुल का चेहरा सख्त हो गया। उसे याद आया कि कैसे उसने मयूरी पर आरोप लगाया था, जब उसने राहुल के लिए आंसू बहाए। आज सिद्धार्थ ने उसी दांव को उल्टा खेल दिया। वहीं हेल्पर ने उसकी बात जारी रखकर कहा, यंग मास्टर का कहना है कि प्रेसिडेंट राहुल जिसे खजाना मानते हैं, वो उनके लिए महज घास है। मिस कविशा को अपनी लिमिट में रहना चाहिए। यह रुमाल लौटाना उनके लिए एक चेतावनी है। यह सुनकर कविशा का चेहरा अपमान से जल उठा। सिद्धार्थ ने उसे बेनकाब कर दिया। उसने मयूरी को बचाने के लिए कविशा को कुचल दिया था। वहीं राहुल ने मुट्ठी भींच कर कहा, कविशा, तुमने देखा कि सिद्धार्थ अमीर है, तो तुम उसे रिझाने की कोशिश करने लगी। कविशा ने तुरंत भोले बनकर कहा, नहीं राहुल, मैं तो बस मदद के लिए। कविशा ने सफाई देनी चाहिए, लेकिन राहुल ने उसे धमका देकर कहा, बस जाओ और अपने किए पर सोचो। मुझे हमारी शादी पर फिर से विचार करना होगा। राहुल गाड़ी में बैठा और कविशा को वहीं सड़क पर छोड़कर तेजी से निकल गया। वहीं उधर विला में सिद्धार्थ ने मयूरी को बेडरूम में बड़े पलंग पर लेटा दिया। मयूरी ने डर के हमारे आंखें बंद कर रखी थी। तभी सिद्धार्थ ने उससे कहा, मयूरी, आज बहुत कुछ हुआ है, सो जाओ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ये कहते हुए मुड़ गया, लेकिन मयूरी ने तुरंत उसके पीछे जकड़ कर उसे कहा, सिद्धार्थ, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने तुम्हें खुद को सौंप दिया, फिर भी तुम इतने ठंडे क्यों हो? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? वो रोते हुए उसकी पीठ पर अपनी नन्ही मुट्ठियां बरसाने लगी। सिद्धार्थ का दिल पसीज गया। वो मुड़ा और उसने कसकर उसे गले लगा लिया। उसने गहरी सांस लेकर कहा, मयूरी, मैं उस रात गुस्से में था। मेरी पत्नी किसी और के लिए रो रही थी और फिर बिस्तर पर मेरा एक्सपीरियंस बहुत बुरा था। मुझे लगा कि तुम अनिच्छुक होती। मेरा स्वाभिमान मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं तुम्हें मजबूर करूं। लेकिन सच ये है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूं। मुझे डर था कि अगर मैं आज तुम्हारे पास रुका तो मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाऊंगा। तभी मयूरी ने आंसुओं के बीच उसकी तरफ देखकर कहा, सिद्धार्थ, मैं अनिच्छुक नहीं थी, बस तुमने मुझे चोट पहुंचाई। जिस वजह से सूजन थी, इसलिए मैं रो रही थी। और वो आंसू राहुल के लिए नहीं, दर्द की वजह से थे। उसकी ये बात सुनकर सिद्धार्थ ने चौंक कर उसका माथा चूम कर कहा, क्या सच में?
मयूरी ने उसका शर्ट का कॉलर पकड़ कर कहा, हाँ लेकिन तुमने मुझे लाल और सूजा हुआ बना दिया। तुम टॉफी की तरह कोमल नहीं हो। उसके बाद सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। उसने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, हनी, क्या तुम चाहती हो कि मैं मरहम लगा दूं? मयूरी ने कहा, लेकिन अभी तो स्टोर्स बंद हो गए होंगे, फिर तुम मरहम कहाँ से लेकर आओगे? तभी आगे से सिद्धार्थ ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कल ही तुम्हारे लिए मरहम लेकर आया था। ये कहकर वो स्टडी रूम से मरहम लेकर आया और बहुत ही कोमलता से उसे लगाने लगा। मयूरी शर्म से तकिए में मुंह छिपा रही थी। थोड़ी देर बाद मयूरी के बगल में लेटा और लेकिन थोड़ा दूर। मयूरी खिसक कर उसके पास आई और उसकी छाती पर सिर रख दिया। उसने सिद्धार्थ से पूछा, सिद्धार्थ, तुमने तो कहा था कि तुमने किसी औरत को छुआ नहीं, फिर तुम्हें कैसे पता चला? सिद्धार्थ ने हंसकर कहा, मैंने फिल्में देखी हैं, लेकिन वहां सब अलग होता है। तुम्हारे जैसा कोई नहीं जो छूने से कांप उठे। मयूरी ने उसे घूंसा मारकर कहा, बेशर्म। सिद्धार्थ ने उसे बाहों में भरकर कहा, तुम बहुत सुंदर हो मयूरी। क्या तुम्हारे दिल में मैं तुम्हारी माँ जितना जरूरी हूँ? मयूरी ने गंभीरता से कहा, हाँ, इसलिए तो चेक मिलने पर सबसे पहले मैंने तुम्हारे लिए शर्ट खरीदी। मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर सिद्धार्थ ने उसके होठों को अपने होठों से ढक लिया। यह चुंबन गहरा था और वादों से भरा था। जब वो अलग हुए तो दोनों की सांसें तेज थी। तभी सिद्धार्थ ने पूछा, तुमने आज पार्टी में क्यों कहा कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं? मयूरी ने उसको गालों को सहला कर कहा, क्योंकि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है ना, मेरा सिर्फ हस्बैंड है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ हल्के से मुस्कुराया। उसकी सारी असुरक्षाएं खत्म हो गई थी। उसने प्यार से उसका सिर सहलाकर कहा, चलो अब सो जाओ। ये कहते हुए एक दूसरे के कमरे में जाने लगा। तभी मयूरी ने उसे रोक कर कहा, मत जाओ ना, यहीं सो जाओ। ये कहते हुए मयूरी ने उसकी आस्तीन पकड़ ली। आगे से सिद्धार्थ ने उसको छेड़ कर कहा, सोफे पर। लेकिन मयूरी ने धीरे से शर्माकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, नहीं, मेरे पास, हम बिस्तर पर। यह कहते हुए मयूरी ने खुद को उसकी छाती में छिपा लिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने कमरे की रोशनी धीमी की और अपनी वाइफ को बाहों में भरकर सुकून की नींद में डूब गया। वहीं उधर शहर के एक पब में राहुल अकेला बैठा कड़वी शराब के घूंट भर रहा था और उसका दिल और भी कड़वा हो रहा था। कविशा ने एक बार फिर से उसे निराश कर दिया। राहुल के नजरों में वो अब एक भोली और मासूम थी, लेकिन उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि उसकी पीठ के पीछे सिद्धार्थ को लुभाने की कोशिश करेगी। सिद्धार्थ का आकर्षण निर्विवाद था। शायद इसलिए मयूरी इतनी जल्दी उसके प्यार में पड़ गई। राहुल ने बुदबुदा कर कहा, मयूरी, मयूरी। उसने मयूरी का नाम लिया। हर बार ये नाम पुकारने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके दिल में खंजर घोंपा जा रहा हो। कविशा ने उसे सिर्फ क्रोधित किया, लेकिन मयूरी ने उसे तोड़ ही दिया था। वो मयूरी को सबसे बेहतर जानता था। वो स्वाभिमान से जीने वाली लड़की थी। 3 साल पहले जब उसे घर से निकाला गया तो उसने भीख नहीं मांगी, लेकिन आज रात डिनर पार्टी में उसने सिद्धार्थ के लिए अपना सारा स्वाभिमान स्वाभिमान त्याग दिया। वो रोई, गिड़गिड़ाई और फिर उस पर अपना हक जताया। वो मयूरी जिसे राहुल जानता था, वो एक अब अजनबी हो गई थी। राहुल ने शराब का एक और घूंट भरा। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई। बार में मध्यम रोशनी में उसे एक लड़की गुजरती हुई दिखाई दी, सफेद शर्ट और जींस में, बिल्कुल मयूरी के जैसी। राहुल लड़खड़ाता हुआ उठा और उस लड़की को अपनी बाहों में खींच लिया। मयूरी, और उसने उसे चूमने की कोशिश की। आगे से लड़के ने धक्का देकर कहा, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम? तभी राहुल ने जेब से अपना बटुआ निकालकर मेज पर पटक कर कहा, मेरे पास बहुत पैसा है मयूरी, मेरे साथ रहो। कविशा के साथ मुझे कभी खुशी नहीं मिलेगी, मुझे बस तुम चाहिए। इससे पहले कि वो दोबारा उसे छू पाता, लड़के के बॉयफ्रेंड ने राहुल के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारा और चिल्लाकर कहा, मेरी गर्लफ्रेंड को छेड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इसी के साथ पूरे पब में हंगामा मच गया। कुछ ही देर में राहुल जमीन पर पड़ा था, अपमानित और घायल, लेकिन उसके शरीर पर दर्द उसके दिल से कहीं ज्यादा बड़ा था नहीं था। वहीं आसपास पड़ा पड़ा वो पागलों की तरह हंसने लगा। उसने अपने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और मयूरी का नंबर डायल कर दिया। वहीं इधर विला के बेडरूम में सन्नाटा था। सिद्धार्थ की नींद हल्की थी और इसलिए फोन के घंटे बजते ही उसकी आंखें खुल गई। उसने अपनी बाहों में सो रही मयूरी को देखा और उसके माथे को चूमा। फिर उसने मयूरी का फोन देखा तो राहुल का कॉल था। राहुल का नाम देखते ही सिद्धार्थ की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। उसने फोन उठाया और चुपचाप कान पर लगा लिया। वहीं दूसरी तरफ से राहुल के नशे में धुत आवाज आई, हेलो, हेलो मयूरी, तुमने कहा था कि तुम्हें सिद्धार्थ से प्यार है, ये झूठ है ना? ये तुम मुझे जलाने के लिए कह रही हो ना? मयूरी,
कविशा का जो भी कर्ज है मैं चुका दूंगा, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूं मयूरी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस शांति से फोन काट दिया और इसके बाद फोन को स्विच ऑफ कर दिया। वहीं उधर बार में लेटे हुए राहुल ने दोबारा कॉल किया। आगे से आवाज आई, डायल किया गया नंबर अभी स्विच ऑफ है। ये सुनते ही राहुल का हाथ बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में कोनों में गर्म आंसू बह निकले और वो हार चुका था। वहीं दूसरी तरफ अगली सुबह मयूरी की आंखें देर से खुली। सिद्धार्थ बिस्तर पर नहीं था। कमरे से बाहर निकलते ही उसे पियानो की मधुर धुन सुनाई दी। ये आवाज की दिशा में आवाज वाले कमरे की तरफ बढ़ी। वहां का नजारा देखकर वो ठिठक गई। एक शानदार सफेद पियानो कमरे में रखा था। सिद्धार्थ पियानो पर बैठा था और उसकी लंबी उंगलियां काले सफेद सुरों पर थितक रही थी। मयूरी की दादी उसके बगल में बैठी थी, एक बच्चे की तरह खुश होकर कीबोर्ड दबा रही थी। लिटिल व्हाइट पॉपुलर की धुन बजा रही थी। यह देखकर मयूरी का दिल पिघल गया। 3 साल बाद उसे अपनी माँ और दादी को इतना खुश उसने देखा था। सिद्धार्थ जो बाहरी दुनिया में एक सख्त और क्रूर बिजनेसमैन माना जाता था, यहाँ घर के कपड़ों में इतना सौम्य और अपना सा लग रहा था। जब सॉन्ग खत्म हुआ तो चंचल ने मयूरी को देखा। अरे तुम जाग गई, सिद्धार्थ ने हमें तुम्हें जगाने से मना किया था। तभी मयूरी शर्माती हुई आगे बढ़ी। तभी दादी ने सिद्धार्थ की तरफ इशारा करके कहा, मयूरी, ये कौन है? मयूरी ने मुस्कुराकर दादी सिद्धार्थ को अपना एक साथ हाथ मिलाकर कहा, दादी ये सिद्धार्थ है, मेरे पति। मैंने अपना जीवन इन्हें समर्पित कर दिया। क्या आप भी इन्हें मेरी तरह पसंद करेंगी? दादी ने कुछ पल सोचा, फिर सिद्धार्थ के सिर पर हाथ फेर कर कहा, ठीक है, क्योंकि इसने मुझे पियानो बजाना सिखाया, इसलिए दादी इसे पसंद करती है। उनकी बात पूरी होते ही कमरे में हंसी गूंज गई। इसके बाद मयूरी ने सिद्धार्थ की आंखों में देखा। वहां इतना प्यार था कि उसके घुटने कांपने लगे। थोड़ी देर ऐसे ही हंसे मजाक के बाद उन लोगों ने नाश्ता किया और नाश्ते के बाद सिद्धार्थ मयूरी को सेट पर छोड़ने गया। उनकी गाड़ी सेट के बाहर रुकी। मयूरी ने सीट बेल्ट खोल कर कहा, सिद्धार्थ मैं जा रही हूँ। सिद्धार्थ ने हम किया। तभी मयूरी का चेहरा लाल हो गया। उसने हिम्मत करके उसके गाल पर एक जोरदार किस किया और भागने लगी, लेकिन सिद्धार्थ ने उसकी कलाई पकड़ ली, उसे वापस खींचा और उसके होठ पर एक डीप किस करके कहा, हनी, मुझे तुम्हारी याद आएगी। मयूरी शर्मा गई और वहां से भागते हुए सेट पर पहुंची। उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। सेट पर पहुंचते ही उसको राहुल का फोन आया। वो उसे जावा कैफे में मिलना चाहता था। मयूरी जानती थी कि इस चैप्टर को बंद करना जरूरी है। कैफे में राहुल पुरानी यादों में खोया हुआ था। उसने मयूरी को पुरानी यादें बताकर कहा, मयूरी क्या तुम्हें याद है, तुम यहाँ पढ़ाई करती थी और ये सीट तुम्हारे लिए हमेशा रिजर्व रहती थी। मयूरी शांत थी। उसने कॉफी के कप को देखा और हल्के से मुस्कान के साथ कहा, हाँ, लेकिन अब मुझे कॉफी का स्वाद नहीं आता। राहुल, वक्त बदल चुका है। राहुल की आंखों में दर्द था और उसकी दर्द भरी आवाज में उसने कहा, हमारे 20 साल के रिश्ते के सामने सिद्धार्थ के साथ 3 महीने क्या मायने रखते हैं मयूरी? तभी मयूरी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, सिर्फ 3 महीनों में सिद्धार्थ ने मुझे वो सिक्योरिटी और सम्मान दिया जो तुमने 20 सालों में नहीं दिया। जब मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, वो मेरे साथ खड़ा रहा। अगर ये प्यार नहीं तो क्या है? उसकी बात सुनकर राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसने निराशा भरे स्वर में कहा, तो मैं क्या हूं मयूरी? मैं कविशा का कर चुका दूंगा। हम फिर से शुरू कर सकते हैं। ये कहते हुए उसने मयूरी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। मयूरी ने अपना हाथ छुड़ाकर कहा, राहुल, जब तुमने कविशा के एक घाव को प्यार का कर्ज बना दिया, उसके बदले तुमने मुझे छोड़ दिया। अब तुम कहते हो कि तुम खुद को सौंप कर चुकाओगे। ये प्यार नहीं, सौदा है। और अब मुझे तुम दोनों में से किसी की जरूरत नहीं। उसकी बात सुनकर राहुल गुस्से में खड़ा हो गया। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या क्या तुम्हें लगता है कि सिद्धार्थ तुमसे सच में प्यार करता है मयूरी? मयूरी भी उठी। उसने स्पाट आवाज में कहा, मुझे पता है राहुल, अपनी थोड़ी गरिमा बचा कर रखो, मेरे सामने और तमाशा मत करो। ये कहते हुए मयूरी मुड़ी और कैफे से बाहर निकल गई। राहुल उसे जाता हुआ देख रहा। तभी उसके पीछे एक भारी आवाज गूंजी, सिद्धार्थ। राहुल, क्या तुम यही सुनने के लिए बेताब थे? राहुल ये सुनते पीछे घूमा और उसने देखा कि सिद्धार्थ वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर विजय की नहीं बल्कि शांत कॉन्फिडेंस से भरी मुस्कान थी। तभी राहुल ने दांत पीस कर कहा, तुमने उसे मुझसे छीन लिया सिद्धार्थ। आगे से सिद्धार्थ ने खिड़की के बाहर जाती मयूरी को देखकर कहा, नहीं राहुल, मैंने उसे छीना नहीं,
तुमने उसे खो दिया है। इतना कहकर सिद्धार्थ चला गया। राहुल जानता था कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। तभी उसको उसकी माँ का फोन आया। जैसे ही राहुल ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से उसकी माँ ने घबरा कर कहा, राहुल, कविशा ने सुसाइड करने की कोशिश की, उसकी कलाई। और ये सुनते ही राहुल सुन पड़ गया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने देखा कि कविशा रो रही थी। उसने राहुल को देखते ही चिल्ला कर कहा, राहुल, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी, मैंने कलाई काट ली। तभी राहुल ने देखा कि घाव गहरा नहीं था, लेकिन अब वो थक चुका था, उसका दिल मर चुका था। मयूरी बिल्कुल जा चुकी थी। अब कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। राहुल ने भावहीन होकर कहा, ठीक है, हम 3 दिन बाद शादी करेंगे, अब कोई नाटक मत करना। उसकी बात सुनते ही कविशा की आंखों में जीत की चमक आ गई। वहीं इधर दोपहर में मयूरी ने खबर देखी, राहुल और कविशा की शादी 3 दिन बाद। शादी की सबसे ग्रैंड वेडिंग, 3 दिन, सब कुछ जल्दी हो रहा था। मयूरी जानती थी कि उसे इससे पहले सच्चाई सामने लानी होगी। तभी उसको उसके जासूस चेतन का फोन आया। चेतन ने मयूरी को बताया, मैडम, एक खबर है। कृतिका ने आज सुबह एक नंबर पर कॉल किया। वो नंबर सुधा के घर का है। वही सुधा जो 3 साल पहले मेहरा विला में नौकरानी का काम करती थी। ये बात सुनकर मयूरी उत्साहित हो गई। उसने एक्साइटेड होकर कहा, उनमें क्या बात हुई। तभी चेतन ने उनको एक बुरी खबर देकर कहा, मैडम, बुरी खबर है, सुधा की मौत 3 साल पहले ही कैंसर से हो चुकी है। उसकी ये बात सुनकर मयूरी को झटका लगा। उसने मन ही मन में सोचा कि एकमात्र गवाह भी खत्म हो गया। तभी चेतन ने कहा, और मैडम, दादी की मेडिकल रिपोर्ट में 3 साल पहले की दवाई का कोई सुराग नहीं मिल पाया। मयूरी के लिए दोनों रास्ते बंद हो चुके थे। दादी की सर्जरी अभी नहीं हो सकती थी और उनकी यादाश्त वापस आने की कोई गारंटी नहीं थी। कृतिका और कविशा जीतने की कगार पर थी। मयूरी ने फोन रखा। उसने एक गहरी सांस ली। नहीं, वो इतनी आसानी हार नहीं मानेगी। अगर सुधा मर चुकी है तो वो उसके घर पर कुछ न कुछ सुराग जरूर होगा। उसने सेट से छुट्टी ली और चेतन द्वारा भेजे गए एड्रेस की तरफ जाने के लिए बस पकड़ ली। वो शहर से दूर एक गांव की तरफ जा रही थी। राहुल और कविशा की शादी में सिर्फ 3 दिन बचे थे। मयूरी के पास अब सिर्फ एक रास्ता था, सच्चाई को खुद खोद कर लगाना होगा, चाहे वो कितनी भी गहरी क्यों न दबी हो। लगभग 6 घंटे की थका देने वाली यात्रा के बाद जब मयूरी अपनी मंजिल पर पहुंची तो रात के 9 बज चुके थे। सुधा का घर दूसरे शहर के एक पुराने वीरान गांव में था। उसने चरमराता हुआ लकड़ी का दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा। घर की हालात बता रही थी कि सुधा के माता पिता को उनका बेटा काफी समय पहले शहर से ले गया था। दीवारों पर जमी कोई और हवा में नमी की गंध में बीच मयूरी ने स्विच टटोला। बत्ती जल उठी। बत्ती जलते ही उसने राहत की सांस लेकर कहा, कम से कम कुछ तो उम्मीद बाकी है। मयूरी सीधे वेस्ट दिशा वाले कमरे में गई जहां सुधा रहती थी। दराज में उसे कुछ पुरानी चिट्ठियां मिली। उसे पढ़ते ही सारी कहानी शीशे की तरह साफ हो गई। सुधा एक आज्ञाकारी बेटी थी जो अपनी पूरी कमाई घर भेजती थी। मयूरी समझ गई, सुधा को अपनी कैंसर की अंतिम अवस्था का पता चल गया था। इसलिए मरने से पहले उसने कृतिका से एक मोटी रकम लेकर मयूरी की मां को फंसाने का घिनौना काम किया होगा। मयूरी ने सबूत के तौर पर वो पत्र अपनी जेब में रखा और जाने के लिए मुड़ी। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकली, उसका सामना काले कपड़े पहने 4-5 आदमियों से हुआ। उनकी गंदी नजरों ने मयूरी तुरंत समझ गई कि वो गुंडे थे। गिरोह के सरगना ने गंदी हंसी के साथ कहा, ये लड़की किस शहर से है, कितनी प्यारी और नाजुक लग रही है। लड़की, क्या तुम्हें यहाँ अकेले डर नहीं लगता? क्यों न हम तुम्हारा साथ दें। मयूरी ने डर को दबाकर अपनी आवाज सख्त करके कहा, कौन हो तुम? तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? सरगना ने आगे बढ़कर कहा, हमें यहाँ किसी ने नहीं भेजा, बस एक खूबसूरत लड़की देखी और आकर्षित हो गई। बेबी, अब ज्यादा नखरे मत करो, चुपचाप मेरे साथ चलो। उसकी बात सुनकर मयूरी पीछे नहीं हटी। उसने गुस्से में हंफ किया और बुलंद आवाज में चेतावनी देकर कहा, क्या तुम्हें पता है कि मेरा हस्बैंड कौन है? मेरा हस्बैंड गुलेरिया ग्रुप के प्रेसिडेंट सिद्धार्थ गुलेरिया है। उसके पास अपार दौलत और रुतबा है। अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो तुम्हें ऐसी सजा देगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। मुझे नहीं पता कि तुम्हें किसने भेजा, लेकिन याद रखना, वो तुम्हें जान से भी मार सकता है। मयूरी के कॉन्फिडेंस ने उन्हें पल भर के लिए सहमा दिया। तभी एक गुंडे ने झिझक कर सरगना से पूछा, बॉस, क्या ये सच बोल रही है? क्या कृतिका भरोसेमंद है इतने सारे मर्डर के मामले के बाद? तभी बॉस ने जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, बकवास बंद कर। वहीं कृतिका का नाम सामने आते ही मयूरी ने तुरंत दांव खेल कर कहा, ओह, कृतिका ने तुम्हें भेजा है। वो जो दे रही है, मैं तुम्हें उससे दोगुना दूंगी। मुझे जाने दो। लेकिन आगे से सरगना ने अपनी ठुड्डी सहलाकर शरारती मुस्कान के साथ कहा,
पैसा तो हमारे पास है, लेकिन तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की नहीं। इसके बाद उसने अपने साथियों को इशारा करके कहा, लड़कों, इंतजार किस बात का है? इससे पहले कि मयूरी कुछ कर पाती, सरगना ने उसे मेज पर पटक दिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी मयूरी ने अपनी पूरी ताकत से उसके पेट को काट खाया। स्टीक निशाना के साथ उसे लात मारी। दर्द से कराहकर सरगना पीछे हट गया। बाकी गुंडे आगे बढ़े और उनमें से एक ने मयूरी को थप्पड़ मारा, जिस मयूरी का सिर चकरा गया। लेकिन मयूरी ने हार नहीं मानी। दीवार के सहारे खड़ी होकर उसने पास पड़ी एक जंग लगी कैंची उठाई और सबसे करीबी गुंडे के कंधे पर दे मारी। खून के छींटों ने सबके होश उड़ा दिए। तभी मयूरी कैंची हवा में लहराकर जोर से चिल्लाकर बोली, यहां से चले जाओ वरना मैं तुम सबको मार डालूंगी। दहशत का फायदा उठाकर मयूरी दरवाजे के बाहर निकली। अंधेरे में कीचड़ भरी सड़क पर दौड़कर उसकी आंखों में एक जिद थी, जीने की जिद। तभी उसे एक गाड़ी आती दिखाई दी। बेंटले का लोगो देखते ही उसकी जान में जान आई। उसने चिल्लाकर कहा, सिद्धार्थ। तभी गुंडे बेंटले और उसके मालिक के रुतबे को देखकर दुम दबाकर भाग खड़े हुए। उनके सरगना ने चिल्लाकर कहा, अरे बाप रे, कोई आ गया है, भागो। वहीं गाड़ी से सिद्धार्थ ने उतरते हुए मयूरी को जमीन पर पड़ी देखा। उसने बड़बड़ाकर कहा, किस्मत अच्छी थी, मैं बाल बाल बची। सिद्धार्थ ने दौड़कर उसे संभाल लिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता के साथ साथ गुस्सा भी था। उसने मयूरी को डांट कर कहा, मयूरी, क्या तुम पागल हो गई हो? अकेले यहां आना कितना खतरनाक था, तुम्हें अंदाजा है? तभी मयूरी ने तुरंत पैंतरा बदला। उसने नखरे दिखाकर हंसकर कहा, हाँ सिद्धार्थ, मैं पहले ही बहुत डर गई थी, अब मुझे डांटो मत। उसकी इस मासूमियत और गालों पर आई लाली को देखकर सिद्धार्थ का गुस्सा पिघल गया। उसने उसे बाहों में भर लिया, लेकिन तभी उसकी नजर खून पर पड़ी। उसने घबरा कर कहा, मयूरी, ये खून है, तुम्हें चोट लगी है? लेकिन आगे से मयूरी ने मुस्कुरा कर कहा, सिद्धार्थ, ये खून उस गुंडे का है जिसे मैंने कैंची मारी। बस किसी ने मुझे थप्पड़ मारा, इसलिए गाल दुख रहा है। इसके बाद सिद्धार्थ ने उसे गाड़ी में बैठाया और फर्स्ट एड किट निकालकर उसके सूजे हुए गाल पर दवा लगा दी। उसकी अंगलियां सख्त थी, लेकिन स्पर्श बड़ा कोमल था। तभी मयूरी ने उसकी बाह थाम कर कहा, सिद्धार्थ, गुस्सा मत करो, मैंने सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग ली है, मैं दौड़ने में भी चैंपियन हूँ। सिद्धार्थ ने उसे गहरी नजर से देखा। यह लड़की कितनी भोली थी, जिसे अपने दर्द का एहसास नहीं था। उसे चेतावनी देकर बोला, मयूरी, अगर फ्यूचर में तुमने इतना बड़ा जोखिम उठाया तो मैं तुम्हें कभी अकेले कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। आगे से मयूरी ने उसकी बात का विरोध करके कहा, नहीं, तुम मुझे पिंजरे में बंद नहीं कर सकते। फिर उसने टॉपिक चेंज करके कहा, तुम यहाँ कैसे आई? सिद्धार्थ ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, तुम्हारी असिस्टेंट मधु ने बताया कि तुम बस से आई हो। मुझे लगा कि देर हो जाएगी, मैं तुम्हें पिक कर लूं। और मेरा दिल कह रहा था कि तुम किसी मुसीबत में हो। यह कहते हुए सिद्धार्थ ने उसे तीखी नजरों से देखा, मानो कह रहा हो कि तुम्हारी चालाकी मैं समझता हूँ। आगे से मयूरी ने मुस्कुराकर अपने जेब से फोन निकाल कर कहा, देखो, मैंने उनकी रिकॉर्डिंग कर ली। उसने गुंडे की आवाज सिद्धार्थ को सुनाई, जिसमें वो कृतिका का नाम ले रहा था। यह रिकॉर्डिंग सुनते ही सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ गई। उसने मयूरी से पूछा, तो तुम्हें पता था कि कृतिका जाल बिछाएगी? मयूरी ने सिर हिलाकर जवाब देकर कहा, हाँ, शेर को पकड़ने के लिए उसकी गुफा में जाना पड़ता है। कृतिका को लगा कि मैं जाल में फंस गई, लेकिन अब मेरे पास सबूत है। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने गर्व और प्यार के साथ उसके माथे को चूमा। उसने गौरव महसूस करके कहा, मेरी जान, तुम दिन ब दिन और भी होशियार और प्यारी होती जा रही हो। इसके बाद वापसी में उनके पास एक कस्बे में रुकने का फैसला किया। तभी मयूरी ने उत्साह से कहा, सिद्धार्थ, चलो दम बिरयानी खाते हैं। वो एक छोटे से बिरयानी रेस्टोरेंट में गए। सिद्धार्थ का महंगा सूट और उसका व्यक्तित्व उस नॉर्मल जगह पर बिल्कुल अलग लग रहा था। लेकिन उसने बिना किसी शिकायत के अपनी जैकेट उतारी और मयूरी के सामने बैठ गया। वेटर और आसपास बैठी लड़कियां उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। मयूरी को यह देखकर जलन महसूस हो रही थी। इसके बाद जब वेटर पानी लेकर आई तो सिद्धार्थ ने अपना गिलास उठाया। तब मयूरी ने जानबूझकर कहा, सिद्धार्थ, मुझे पानी पीना है। सिद्धार्थ उसकी जलन को समझ गया था। एक कामुक मुस्कान के साथ उसने अपना गिलास उसके होठों से लगा दिया। मयूरी का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने सिर्फ गिलास मांगा था, खुद पिलाने को नहीं कहा था। लेकिन तब सिद्धार्थ ने बचा हुआ पानी खुद पी लिया, जिससे वहां बैठी लड़कियों के दिल टूट गए। मयूरी ने उनकी तरफ देखकर विजयी भाव से हम्प किया। बिरयानी खाते समय मयूरी ने गर्म का गोला खा लिया और उसका मुंह जल गया। वो अपने हाथों से मुंह को हवा करने लगी। सिद्धार्थ, जिसे तीखा पसंद नहीं था, उसने भी मयूरी को कहने पर एक निवाला खाया। तभी मयूरी ने अपने हाथ से निवाला उसके मुंह में डालकर पूछा, क्या यह स्वादिष्ट है? सिद्धार्थ ने उसे प्यार को देखकर सिर हिलाकर कहा, हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। मयूरी चम्मच इस्तेमाल नहीं कर रही थी।
वो सीधे अपने हाथों से खुद भी खा रही थी और सिद्धार्थ को भी खिला रही थी। इसके बाद जब बिल चुकाने का समय आया तो पता चला कि वहां कार्ड मशीन नहीं है। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ करता, एक अनजान लड़के ने बीच में आकर कहा, डियर, अगर पैसे नहीं तो मैं भर देती हूँ, इसे मेरी तरफ से दावत समझो। ये कहते हुए उसने 500 के नोट निकालकर काउंटर पर रख दिए। ये देखते ही मयूरी का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंचा। उसने अपने पर्स से 3 नोट निकाले और उस लड़के के चेहरे पर फेंक कर कहा, हमें तुम्हारी दावत की जरूरत नहीं। ये 1500 रुपये रखो और बाकी के फालतू पैसे टिप समझ कर रख लेना। आखिरकार तुमने हमारे लिए बिल पे किए था। इसके बाद सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लाई। अपनी नाक सिकोड़ कर बोली, ये लड़कियां कितनी बेशर्म है। रेस्टोरेंट के बाहर सिद्धार्थ ने अचानक उसे रोका और सड़क किनारे लगे एक खंबे पर सटा दिया। उसकी आवाज के साथ उसे अपनी बाहों में घेर लिया। तभी मयूरी ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, सिद्धार्थ, ये तुम क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने उसकी गर्दन को सहलाकर कहा, बेवकूफ, अगली बार इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस एक किस करना और उन्हें बता देना कि मैं किसका हूं। ये कहकर उसने झुककर उसे एक डीप किस किया और आगे कहा, उन्हें खुद पता चल जाएगा कि मेरा मालिक कौन है। वहीं मयूरी के घुटने कमजोर पड़ गई। उसने मन ही मन में कहा, ये आदमी और इसका आक्रामक प्यार। तभी सिद्धार्थ ने फुसफुसा कर कहा, मैं तुम्हें बहुत दिनों से किस करना चाहता था। उसकी बात सुनकर मयूरी ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और मन ही मन में कहा, कितने दिन से, कहां से? आज सुबह तो हमने किस किया था। इसके बाद वो सुबह विला लौट गई। सिद्धार्थ ऑफिस चला गया। मयूरी अंदर गई। उसकी माँ चंचल और दादी उसका सूजा हुआ चेहरा देखकर घबरा गई थी। तभी चंचल ने घबरा कर पूछा, अरे ये क्या हुआ बेटा? आगे से मयूरी ने कहा, कुछ नहीं माँ, वो बस मैं एक खंबे से टकरा गई। उसकी बात सुनकर चंचल ने चिंता भरे स्वर में कहा, अरे तुम थोड़ा संभल कर क्यों नहीं चलती? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तभी दादी ने चंचल की नकल उतार कर कहा, तुम थोड़ा संभल कर क्यों नहीं चलती? क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? ये देखकर मयूरी की आंखें चमक उठी। दादी की मानसिक स्थिति सुधार कर रही थी। वे नकल करने में माहिर हो गई थी। उसने दादी से कहा, दादी, मयूरी आपके साथ एक खेल खेलेगी। मैं आपको 2 दिन बाद एक एक्टिंग करना सिखाऊंगी। उसकी बात सुनकर दादी ने खुश होकर कहा, एक्टिंग? वाह! दादी को एक्टिंग पसंद है। दादी खुशी से ताली बजाने लगी और बिल्कुल बच्चों के जैसी हरकतें कर रही थी। क्या दादी कभी ठीक हो पाएगी? क्या इस राज से पर्दा उठ पाएगा? क्या मयूरी जान पाएगी कि दादी को आखिरकार धक्का किसने दिया? क्या था इसके पीछे राज? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी जिद्दी बिलियनियर के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।